वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे सारे लेसन तो हो चुके हैं अभी इस एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 धूल, 2 दुख का अधिकार और चौथा पार्ट अतिथि तुम कब जाओगे, और व्याकरण के भी तीनों टॉपिक हो चुके हैं। 2 टॉपिक हो चुके हैं हमारे, उपसर्ग एवं प्रत्यय, अनुस्वार, अनुनासिक एवं नुक्ता। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। मैं ऐसे जनरल आपका एक सेशन ले रही हूँ, समझ लो कि क्वेश्चन के आंसर लिखना किस प्रकार है। क्वेश्चन के आंसर, अगर आप क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं, हमको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, समझ में आए कि पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में। जैसे अभी पहला धूल लेसन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि आंसर कैसे बने हैं इसके। आपने लिखे भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको और थोड़ा सा एक गाइडेंस मिलेगा कि आंसर कैसे हैं इसमें। बुक में भी हैं आंसर सारे, और मैं बुक के ही क्वेश्चंस ले रही हूँ पहले। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? हीरे के प्रेमी उसे बहुत साफ सुथरा, खरादा हुआ और चिकना, सुंदर रूप में देखना पसंद करते हैं। मैला कुचैला देखना पसंद नहीं करते उसको, धूल मिट्टी में सना हुआ, गंदा, मैला, खराब। ऐसा हीरे के प्रेमी हीरे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि तो आपको आंसर में, अब मैंने दोनों बातें बता दी इसमें कि इस रूप में नहीं करेंगे। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा है, किस रूप में पसंद करते हैं, तो मुख्य आपको वही लिखना है कि किस रूप में पसंद करते हैं। तो साफ सुथरा, चिकना, खरादा हुआ मतलब वो आकार दिया हुआ, सुडौल, अच्छे से आकार दिया हुआ, बनाया हुआ, ऐसे रूप में पसंद करते हैं हीरे के प्रेमी उसे देखना। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? अखाड़े की मिट्टी में सनने को दुर्लभ माना है। अखाड़े की मिट्टी में सनने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। दुर्लभ का मतलब क्या है कि आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये लाभ मिलता है। दुर्लभ मतलब बहुत आसानी से ना प्राप्त होने वाला। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो बड़ी मुश्किल से इस चीज़ का लाभ मिलता है कहने का अर्थ है। तो किस चीज़ का लाभ बड़ी मुश्किल से मिलता है लेखक मानते हैं, धूल पाठ के लेखक रामविलास शर्मा जी, कि अखाड़े की मिट्टी में सनने का, अखाड़े की मिट्टी में खेलने का, उसमें पहलवानी करने का, कुश्ती करने का सबको सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो शरीर से हष्टपुष्ट हैं, जो स्वस्थ हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, वही अखाड़े की मिट्टी में सन सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति क्या लड़ेगा? कमज़ोर व्यक्ति अखाड़े की मिट्टी में कैसे टिकेगा? इसलिए लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। अब यहाँ देखो, मैं आपको फिर भी पढ़ के भी सुना देती हूँ कि जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से वंचित कैसे रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य और क्या। क्योंकि आगे क्या बताया लेखक ने, यह साधारण धूल नहीं है अखाड़े की मिट्टी की, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई मिट्टी है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। तो इतना सारा आंसर में नहीं आ रहा है। आंसर में क्या है, प्रश्न पूछा क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न सिर्फ इतना पूछा है कि लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। तो अखाड़े की मिट्टी में सनने को, क्योंकि अखाड़े की मिट्टी ऐसे ऐसे है, देवताओं पे चढ़ाई जाती है, मट्ठे में सिझाई जाती है, पकाई जाती है, तेल मट्ठा डालकर बनाई जाती है, मार ना लगे उसमें, कितना भी गिरे पहलवान तो ऐसी मिट्टी बनाई जाती है। ऐसी भुरभुरी लाल मिट्टी होती है वो, और वो शरीर को बनाती भी है वो मिट्टी। लेकिन उसमें पहलवानी कौन कर सकता है? जो शरीर से स्वस्थ होगा, जो अपने शरीर पर ध्यान देगा बनाने के लिए, फिजिकली फिट रखेगा खुद को। कहने का अर्थ है जो तंदुरुस्ती को बनाए रखेगा, सेहत को अपने बनाए रखेगा, वैसा खान पान रखेगा, वैसे दौड़ भाग करेगा शरीर को बनाने के लिए, और इसीलिए ये सुख दुर्लभ है। तो सुख कौन सा दुर्लभ है यहाँ पर? अखाड़े की मिट्टी में सनने का, पहलवानी करने का, कुश्ती करने का सुख सबको नहीं मिलता, लेखक मानते हैं दुर्लभ है। मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है? मिट्टी की आभा क्या है? मिट्टी की आभा है उसकी धूल मिट्टी की आभा है। उसकी पहचान उसके रंग रूप से होती है। ये आपको यहाँ दिया भी है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसके धूल से ही होती है। तो उसकी पहचान किससे होती है? धूल से ही होती है। मतलब मिट्टी के रंग रूप की भी पहचान उसके धूल से होती है, और मिट्टी की आभा का नाम भी धूल ही है। ये प्रश्न का उत्तर है। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? एक 2 मार्क का प्रश्न आता है आपको। वैसे एकदम फाइनल जो अपना इस बार का पेपर पैटर्न है,
उस हिसाब से भी, और लास्ट ईयर से भी हुआ है वो पेपर पैटर्न कि आपको 2 मार्क के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपको भले छोटे अभी अपन दे रहे हैं 30 मार्क में, तो 4 प्रश्न भी पूछ ले रहे हैं अपन, लेकिन वैसे फाइनल एग्जाम जो होती है आपकी, उसमें 2 मार्क के 3 क्वेश्चन, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन सारे पाठों पे से, जितना गद्य विभाग है। सेम 2 मार्क के 3 क्वेश्चन सारे कविताओं पे से, पद्य विभाग पे से, और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आपको पद्य विभाग पे से, ऐसे। और एक 5 मार्क का प्रश्न आपका आता है संचयन पे से, रैपिड रीडिंग पे से। एक ही 5 मार्क का प्रश्न आता है, ऑप्शन में आता है। आपको 3-4 लेसन है, उसमें से 2-3 तो अभी कट ही गए हैं। 2-3 जो लेसन है उसमें से ऑप्शन में आपको 2 लेसन, कोई भी 2 लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और उसमें एक 5 मार्क का प्रश्न उस पे से आता है। ये आपका पैटर्न है पूरा। तो ये जो 25 से 30 शब्दों में 2 मार्क वाले प्रश्न हैं, जो पहले मैंने इसके पहले लिए, वो भी 2 मार्क के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। आपको 2-3-4 पंक्तियों में उसका उत्तर आ जाता है। 25 से 30 शब्दों में कहो, 30 से 40 शब्दों में कहो, आपको उत्तर लिखना पड़ता है 2 मार्क के लिए, और 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी इस बार के एग्जाम में आपको 4 भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम वाला पैटर्न नहीं है, अपने को पूरा सब्जेक्टिव बनाना है, तो 3 या 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपको। अभी पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसीलिए नहीं की जा सकती कि धूल मिट्टी में ही शिशु खेलता है। धूल मिट्टी से बड़ा लगाव होता है शिशु का। बचपन में जब वो बैठना सीखता है पहली बार, या मिट्टी में रेंगना भी सीखता है, तो सबसे पहले मिट्टी से ही उसका जुड़ाव होता है। लेखक मानते हैं शरीर मिट्टी से बना है, और इससे जुड़ाव भी होता है मनुष्य का। और इसीलिए किसी भी कोई भी बच्चे का बचपन बिना धूल मिट्टी के बीते, ये तो संभव ही नहीं है। हम आशा भी नहीं कर, हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा धूल मिट्टी में बिना खेले बड़ा हो जाए। तो किसी भी छोटे बच्चे की, शिशु की कल्पना बिना धूल मिट्टी के नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि शिशु का जुड़ाव ही मिट्टी से होता है। वो चलना, उठना, बैठना, रेंगना सीखता है मिट्टी में, वहीं से बड़ा होता है। इसीलिए किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती बिना धूल मिट्टी के। हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? हमारी सभ्यता धूल से इसीलिए बचना चाहती है क्योंकि उसके जो नकली सलमे सितारे हैं वो धुंधले पड़ जाएंगे। वो उसको ऐसा लगता है कि इस धूल मिट्टी में खेलने से जो झूठी सौंदर्य सामग्री है या प्रसाधन सामग्री है, उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि वो सही नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। वो तो दिखावे वाली है। तो दिखावे वाली चीज़ों की चमक फीकी पड़ जाएगी धूल मिट्टी में खेलने से। इसलिए हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। अखाड़े की मिट्टी क्या विशेषता होती है? वो मट्ठे में सिझाई हुई मिट्टी है। वो वो तेल और मट्ठे में सिझाई हुई मिट्टी है, देवताओं पर चढ़ाई जाती है, उसका बहुत मान होता है, यह उसकी विशेषता है। श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? श्रद्धा भक्ति स्नेह इन सब की व्यंजना के लिए, मतलब ये शब्दों के लिए धूल कैसे साधन है? तो जो तीनों एग्जाम्पल दिए हुए, इथाका से लौटने पर वहाँ की धूली चूमी थी, ये उसकी भक्ति को दिखाता है, देशभक्ति को दिखाता है, देश प्रेम को दिखाता है। एक लाल सैनिक ने इथाका की धूली चूमी थी, उसका मतलब स्वतंत्र होने के बाद, देश की बात है ये, वहाँ के देश की। या आपको यूक्रेन वापस लौटने के बाद, ये भी उसका स्नेह दिखाता है मातृभूमि से। योद्धा उसे यूलिसिस ने प्रवास पे लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूली को आँखों से लगाया था, माथे से लगाया था। मतलब श्रद्धा दिखाई थी उसके प्रति, उस भूमि के प्रति, उस भूमि के, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए भी धूल उसका साधन है। धूल को माथे से लगाता है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उस मिट्टी को अपने आँखों से लगाकर, माथे से लगाकर उस मिट्टी पे उस मैदान में उतरता है। योद्धा उसे आँखों से लगाते हैं। ये श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल किस प्रकार सर्वोत्तम साधन है, ये दोनों तीनों एग्जाम्पल आपको लिखना है। योद्धा, यूलिसिस, यूक्रेन के मुक्त होने पर लाल सैनिक, ये श्रद्धा भक्ति को दिखाता है कि धूल से बढ़कर, वहाँ की मिट्टी को चूमने से बढ़कर, अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए, भक्ति को दिखाने के लिए, स्नेह को दिखाने के लिए, उस मातृभूमि के प्रति, उस मिट्टी के प्रति, उस जगह के प्रति, उस खेल के प्रति, जो खिलाड़ी मैदान में उतरने पर एक भाव दिखाता है उस जगह के प्रति कि मैं यहाँ जो खेल रहा हूँ अपना सर्वोत्तम दूंगा, तो वहाँ की मिट्टी को आँखों से लगाता है। उसके बाद इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? नगरीय सभ्यता पर व्यंग क्या हुआ है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, पुस्तक विक्रेता ने अपने पत्रिका में ऐसे छपवाया कि गोधूली की बेला में, लेकिन ये व्यंग हो गया, लेखक मानते हैं, क्योंकि शहरों में धूल धक्कड़ है, गर्द है,
वहाँ गोधूली की बेला हो ही नहीं सकती। गोधूली की बेला कोई धूल मिट्टी थोड़ी है उड़ने वाली कि बहुत हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं और उससे जो धूल उड़ी वो गोधूली की बेला हो गई। गोधूली की बेला शाम को कहा जाता है, ऐसे समय जब गायें घरों को लौट रही होती हैं। चरवाहे गायों को लेकर, मतलब गोपाल कहा है, गैयों को पालने वाले लोग, गोपालक लोग जब गायों को लेकर वापसी में लौटते हैं शाम को दिन भर चरा कर, तो वो गोधूली की बेला है, वो संध्या की बेला है। गोधूली गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, तो ये तो शहरों में संभव ही नहीं है। ना ऐसे चरागाह हैं चराने के लिए, ना ऐसी गायें हैं जो शहरों में शाम के समय लौटेंगी। वो तो गाँव की अपनी, लेखक मानते हैं गाँव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, शहरों के हिस्से में आई ही नहीं ये चीज़। इसीलिए नगरी सभ्यता पर क्या व्यंग किया है, गोधूली की बेला। जो पुस्तक विक्रेता ने अपनी पत्रिका में छपवाई, गोधूली की बेला तो हो ही नहीं सकती। किस पर? शहर में, कहने का अर्थ है। और लेखक मानते हैं कि विडंबना है, इसीलिए आगे जोड़ रही हूँ, इसमें नहीं आएगा कि विडंबना क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से कि विडंबना क्या है इसमें। मतलब बहुत दुख की बात है कि इतना कुछ लिखा गोधूली की बेला पर कवियों ने कि कलम तोड़ दी, इतना 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 कुछ लिखा कि लोगों ने समझ लिया गोधूली मतलब शाम के बेला के समय। एक्चुअली शाम की बेला के समय को कहा जाएगा, लेकिन लेखक मानते हैं कि ये शहरों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल नहीं है, वो कोई हाथी घोड़ों के पग संचालन से, मैं बोलने का अर्थ है कि जो मोटर कार धूल धक्कड़ उठाते जा रहे हैं या राजा महाराजा के हाथी घोड़े भी हो, तो उससे भी उड़ने वाली धूल को आप गोधूली नहीं कह सकते, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक बालकृष्ण, ये 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए है आपको, 5 मार्क के प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है इसे। लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो आज की है, उसमें कितने क्रीम पाउडर कुछ भी हो, उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ छोटे से बच्चे के मुंह पे जो मिट्टी लगी होती है, जो धूली लगी होती है, वो उसकी पार्थिवता को निखार देती है। पार्थिवता यानी शरीर पार्थिव है, इसी शरीर को पार्थिव कहा जाता है। मतलब मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाता है तो हम बोलते हैं डेड बॉडी है, पार्थिव है ना, मृतक के शरीर को। तो पार्थिवता को निखार देती है, शरीर मिट्टी से बना हुआ है और इस पर जब मिट्टी लगती है तो इसकी सुंदरता को और निखार देती है, उभर कर आ जाती है सुंदरता, और अधिक सुंदर लगता है छोटा बच्चा, मिट्टी खाया हुआ, मिट्टी लगी हुई मुंह पे यहाँ वहाँ, ये उसके बचपन को, उसकी सुंदरता को, सब चीज़ों को बड़ा निखार देती है। इसीलिए वो बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई गोधूली किसी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से कभी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कितना भी लिपापोती कर दो, सारे क्रीम पाउडर लगाकर, उससे कहीं ज़्यादा वो जो मिट्टी है जिससे शरीर बना हुआ है, वो उसको कहीं और ज़्यादा सुंदरता दे देती है, सुंदरता प्रदान करती है। लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? लेखक ने धूल मिट्टी में यह अंतर बताया है, इसमें है आपका लेसन आंसर में भी है, बुक में भी है पूरा, ये आंसर पूरा आपका, कि धूल मिट्टी में अंतर उतना ही है जितना देह और प्राण में, रस और गंध में, शब्द और रस में, सॉरी, प्राण, चांद और चांदनी में, ये अंतर बताया है आपको कि और आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बड़े इसमें लिखना है अगर 5 मार्क के लिए, कि जितना शब्द और रस में। और पहला शब्द क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी मतलब यहाँ शब्द मिट्टी है, तो रस उसका जो है वो धूल है, या देह मिट्टी है तो उसके भीतर रहने वाले प्राण धूल है। चांद अगर मिट्टी है तो चांदनी उसकी धूल है। इस प्रकार से मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है, मिट्टी की आभा धूल ही है, और मिट्टी की पहचान ही उसके धूल से होती है, उसके रंग रूप की पहचान उसके धूल से ही होती है। इतना ही अंतर मानते हैं लेखक। मतलब जितना मजबूत संबंध देह और प्राण का है, अगर देह में प्राण नहीं है तो वह देह नहीं बचेगी ना, देह वो मृतक देह हो जाएगी, कार्य नहीं कर पाएगी। इतना ही महत्वपूर्ण है मिट्टी और धूल का संबंध, है ना, इतना ही अंतर है उसमें कि अगर प्राण धूल है तो मिट्टी उसकी देह है, उससे इतना जुड़ाव है, इतना मजबूत संबंध है, लेखक मानते हैं। एक और प्रश्न मैं इसमें से ले लेती हूँ, बाकी सब आपको है ही, इसके पहले भी बताया था मैंने। एक प्रश्न और ले लेती हूँ कि हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हीरा वही घन चोट न टूटे ग्रामीण लोगों के बारे में लेखक कहना चाह रहे हैं कि जैसे हीरा, मजबूत हीरा जो होता है वो घन की चोट मारने पे, घन यानी बहुत बड़ा हथौड़ा, 100-200 किलो का जो हथौड़ा होता है, लोहार लोग जो वापरते थे उसको घन मारकर मतलब गर्म किए हुए लोहे को आकार देने के लिए, तो घन के चोट मारने से भी हीरा नहीं टूटता,
जो सच्चा हीरा है। कहने का अर्थ है जो ग्रामीण लोग हैं वो सच्चे हीरे हैं, वो इतने मजबूत लोग हैं कि वो छोटी मोटी समस्याओं से घबराकर टूटते नहीं हैं जीवन में, शहरी लोगों की तरह, लेखक ये मानते हैं। तो ग्रामीण लोगों के इस चीज को, इस महत्व को हमको समझना पड़ेगा, लेखक मानते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दिखावे का लाइफ जीकर, झूठी तारीफें बटोर कर, प्रशंसाएं और बड़ी चमक धमक का जीवन बनाकर नहीं जी सकते हैं हम। मजबूत बनना पड़ेगा ग्रामीण लोगों की तरह। ऐसा हीरा बनना पड़ेगा हर किसी को कि जो घन की चोट से भी ना टूटे। और लेखक मानते हैं कि जो ग्रामीणों की उपेक्षा करते हैं ना, ग्रामीण लोगों को कुछ नहीं मानते हैं, उन ग्रामीणों ने ये साबित कर दिया है कि वो हीरे हैं। वो जिस दिन उलटकर चोट करेंगे तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। अभी तो उन्होंने अपने न टूटने का ही प्रमाण दिया है, लेखक मानते हैं। अभी तो उन्होंने क्या बताया हमको, अपनी अमरता का प्रमाण देंगे। देखो लेखक कहते हैं कि ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी दे देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। अभी तो सिर्फ ये दिखाया है कि वो अटूट हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी, मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, परेशानियों से, छोटी छोटी बातों से वो अपने जीवन को समाप्त नहीं करते हैं जैसे लोग शहरों में करते हैं। ऐसा बताने की कोशिश की है लेखक ने कि ग्रामीण जीवन को, वहाँ की सादगी को, सरलता को, अच्छाइयों को हमने कम नहीं समझना है, बल्कि उनकी मजबूती को समझना है। वो मिट्टी से जुड़े लोग जो हैं वही लोग ये कार्य कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है। तो इसका संदर्भ हीरा वही घन चोट न टूटे, ग्रामीणों की महत्ता के बारे में लेखक समझाना चाहते हैं कि ग्रामीण लोग हीरे की तरह हैं जिन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया है और वो अमरता का भी प्रमाण देंगे। वो घन की चोट से भी नहीं टूटते हैं, मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, उनसे लड़ते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, हार नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दिखावे का जीवन नहीं जीते हैं। वो सरल सादा जीवन जीकर अपने आप को मजबूती से तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं। ये लेखक कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। धूल पाठ का मूल भाव यही बात है। धूल पाठ का मूल भाव कि ग्रामीणों की महत्ता को दर्शाना चाहते हैं लेखक कि हम केवल झूठे सौंदर्य सामग्री, झूठे दिखावे, आडंबर, एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने अगर हम आज बात करें इस संदर्भ को लेके कि कैसे लेखक बात कर रहे हैं कि सब शहरी जीवन पूरा दिखावे का है, आडंबर का है। अभी फिल्म लाइन का देख लो आप, ये सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, कितनी झूठी दिखावे की दुनिया थी ना, उसके पीछे का क्या सच है, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। पर कहने का अर्थ ये है कि केवल दिखावा, आडंबर और असली ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो घुट घुट कर जी रहे हैं, कुछ तकलीफ़ों में जी रहे हैं और टूट कर बिखर जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा सुशांत सिंह ने दिखावे आडंबर में कर दिया, बल्कि वो तो छोटे शहर का बच्चा था। कहने का अर्थ है कि ग्रामीणों के महत्व को समझा जाना चाहिए। जो लोग उसके महत्व को नहीं समझ रहे थे, जिन लोगों ने आज तक भी ऐसा किया है कि जो बड़े शहरों में लाइफ जी रहे हैं, इसी को महत्व दे रहे हैं, इसी को बहुत अच्छी ज़िंदगी, जैसे अभी बहुत पहले, थोड़े समय पहले हम लोगों की क्या एक सोच थी कि बड़ी सिटी में रहने वाले लोग, विदेशों में रहने वाले लोग और बच्चे बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और जो छोटे सिटी में रहने वाले लोग हैं, छोटे जगहों पर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को कोई स्कोप नहीं है, इन लोगों को कोई विशेष जीवन में आगे बढ़ने की कोई मतलब महत्वपूर्ण ऐसी कड़ियाँ नहीं मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, या इनको स्कोप नहीं रहेगा, इनके लिए बहुत सारे क्षेत्र नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। आप कितने उदाहरण हम देख सकते हैं कि बहुत छोटे क्षेत्र से आने वाले लोगों ने भी, अगर वो मजबूत हैं, वो हर चीज़ को फेस करने को तैयार हैं, वो आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो छोटे जगहों से आने वाले लोगों ने ही जीवन को बहुत बड़ा बनाया, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग छोटे से शहरों से आते हैं, छोटी जगहों से आते हैं। हज़ारों ऐसे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों नाम हैं कि जिनको हम बता सकते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बड़ी सिटी में पढ़े, बड़े शहरों में पढ़े। थोड़े दिन तक पहले भी ऐसी बात लेकर चलते थे हम लोग कि बड़ी सिटी में अगर पढ़ेंगे बच्चे तो एक अलग असर गिरता है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का, इसका उसका, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात से, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। और इस पाठ का मूल भाव यही है, धूल पाठ का मूल भाव, कि दिखावे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। शहर हो, गांव हो, आज गांव में भी ये चीज़ें चली गई हैं ना, तो दिखावे वाला, आडंबर वाला, मिट्टी से जिसमें जुड़ाव नहीं है, कटाव है मिट्टी से ही हमको सारी बीमारियां होने का डर हो गया है।
जबकि ये शरीर ही मिट्टी से बना हुआ है, इसी से हम बने हुए हैं। जितनी चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं सब मिट्टी से ही प्राप्त हो रही हैं। इसीलिए तो लेखक कहते हैं ना, रस रूप गंध स्पर्श इन सबको कौन संभव करता है? मिट्टी ही संभव करती है। जैसे फूल है, फल है, अनाज है, सब कुछ इस मिट्टी से मिल रहा है और हम इसी से दूर भाग रहे हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम अपने ही जीवन को दूर ले जा रहे हैं इन चीज़ों से। ये इस पाठ का मूल भाव है। बहुत बड़े इसमें बड़े संदर्भ में है ये पाठ, धूल पाठ। तो ये यहाँ पर धूल पाठ का मूल भाव है। कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? कविता को विडंबना लेखक ने वो बात के लिए कहा है, गोधूली के लिए। विडंबना यानी दुख की बात है कि ऐसी कविताएं लिखी गई, इतना कुछ लिखा कवियों ने गोधूली के बेला पर कि कलम तोड़ दी, उसको अमर कर दिया गोधूली को संध्या के समय के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि इसका सही उपयोग नहीं होता है। शहरों में भी धूल धक्कड़ वाली जगह को भी गोधूली शब्द दे दिया जाता है, ऐसा अर्थ है उसका। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दुख का अधिकार के किसी प्रश्न के उत्तर की जानने की आवश्यकता है। हमने लिया था इसके पहले भी, और फिर भी आपको लगता है तो मुझे कॉल करके पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके सारे प्रश्न उत्तर हमारे हुए हैं बार बार, या फिर अतिथि तुम कब जाओगे कि प्रश्न उत्तरों की कहीं आवश्यकता हो आपको कुछ पूछने को, तो आप मुझे पूछिए इसके बारे में। जैसे शब्द प्रश्न है कि पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, तो उनको शाम का जो है डिनर बनाया, 2 सब्जी रायता, ये सब जो भी बातें हैं उसमें वो सब लिखना है आपको। भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, ये चीज़ें, या फिर उसमें क्या क्या बनाया कैसे, वो जो भी बातें आई हुई। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था, भाव भीनी विदाई, जिसमें वो लेखक रोक रहा है अतिथि को, लेकिन अतिथि को जाना आवश्यक है और वो भी मन में अच्छे भाव लिए यहाँ से चला जा रहा है। बड़ी भाव भीनी विदाई ऐसे जिसमें वो रोकना चाह रहे हैं और वो भी रुकना चाह रहा है, लेकिन उसकी जाना मजबूरी है, वो भी जा रहा है और ये लोग भी उसको छोड़ने स्टेशन पे जा रहे हैं। ऐसी भाव भीनी विदाई देना चाहता था। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, ये कथनों की व्याख्या करना है आपको। एक देवता और मनुष्य अधिक देखते, ये उसी संदर्भ में आए हुए जितना मैंने आपको इसका पहले लिया है ये। और जो भी बाकी प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं विस्तार से लिखिए। 50 से 60 शब्दों में है ये प्रश्न। अब संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, संक्रमण यानी सक्रिय गलियों से गुजरना, तो सक्रिय गली से क्या गुजर रहे थे संबंध, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो जो हो रहा था घर में, एक दूसरे से बात बंद कर चुके हैं, सारे विषयों पे बात समाप्त हो चुकी है, सारे विषय समाप्त हो गए, चुक गए हैं लेखक कहते हैं। तो गेंद सेंटर में आकर पड़ी है, ना तुम इसे हिला रहे हो ना मैं, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। सिर्फ यही नहीं, आप इससे क्या समझ रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं हो रही दोनों के बीच में, सारी विषयों पे बातचीत खत्म हो चुकी। राजनीति है, फिल्म है, परिवार है, बच्चे हैं, उसके बाद पुरानी यादें हैं, सब विषयों पे बात हो चुकी है और अब एकदम संक्रमण का दौर गुजर रहा है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उबाऊ लग रहा है बात करना, बोरियत हो रही है। और आज भी तुम यहीं रुके हुए हो, अब मैं तुमसे बात करना भी बंद कर चुका हूँ, तुम भी कुछ बात नहीं कर रहे हो मुझसे, तब भी तुम यहीं रुके हो। तो ये संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना है। आप इसको विस्तार से लिखेंगे। और कोई प्रश्न रहा तो मुझे पूछिए। ग्रामर से संबंधित सारे प्रश्न हो चुके हैं आपके, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उससे कुछ आपको रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे इसके बाद पूछिए। आप पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।